हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में 3 अहम खबरों के बारे में बात करेंगे और उसका बैकग्राउंड आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मजीद ब्रिगेड के बारे में, जिसे अमेरिका ने दहशतगर्द जमात करार दे दिया है। इसका बैकग्राउंड और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के ताउन के हवाले से एक अहम मीटिंग भी हुई है, उसके बारे में बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली की, जिन्होंने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की, ये क्या कहानी है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एबटाबाद में एक तेंदुआ पकड़ा है खैबर पख्तूनख्वा की जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसने, वो क्या कहानी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खरीद से हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, मैं तो बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से आप बताएं, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ। क्या नहीं था? अच्छा बताएं, जो फील्ड मार्शल साहब की अमेरिका में मुलाकातें, उसके ऊपर एक प्रोग्राम तो आपने किया, लेकिन अंदर की खबरें क्या हैं? क्या उसमें से आउटकम क्या निकली? आसिफ, हमने अंदर की खबरें बता दी हैं क्या क्या क्या, लेकिन आपने प्रोग्राम नहीं देखा, इसलिए आप अंदर की खबरें पूछ रहे हैं। नहीं आप नहीं, मैं मज़ीद आपसे जानना चाह रहा था, जैसे बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। बलूचिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे हिंदुस्तान है और मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, ये बातें की। लेकिन आज जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ब्रसल्स में, और उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब किया है और बड़ी तफसील से बताया, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बड़ा तफसील से बताया। लेकिन इससे अहम ख़बर ये है कि पाकिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से अमेरिका ने एक तंजीम है जिसे मजीद ब्रिगेड कहते हैं, उसको दहशतगर्द तंजीम डेजिग्नेट किया है। ये अस्करी तंजीम आसिफ साल 2010 में असलम अच्छू ने इसे क्रिएट किया था और ये काम करती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ज़ैली इदारे के तौर पे। अगर स्क्रीन पे आप देखें तो हमने पूरा ऑर्गेनोग्राम दिया हुआ है कि ये तंजीम किस तरीके से फॉल करती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इंतज़ाम के अंदर या उसके ऑर्गेनोग्राम के अंदर। दूसरी बात यह कि ये तंजीम जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नीचे जो मजीद ब्रिगेड है, ये सबसे लीथल या सबसे ख़तरनाक सेल है BLA का, जो कि ख़ुदकश कार्रवाइयाँ करता है। आपको पता है कि कराची में वो जो कराची एयरपोर्ट पे जो चाइनीज़ का वाक़या हुआ था, उसमें ये मजीद ब्रिगेड सामने आई थी, उसके उन्होंने क्लेम भी किया था। फिर इसी तरह ग्वादर में वाक़या हुआ था। हाँ, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख लें, जो बड़े अटैक इन्होंने किए हैं, ख़ुदकश हमले जो किए हैं, उनका डाटा भी हमने बताया। तो आसिफ, अब अमेरिका ने जो मजीद ब्रिगेड को डेजिग्नेट किया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से। पाकिस्तान ने 2024 में मजीद ब्रिगेड को डेजिग्नेट किया, यानी कि 1 साल पहले। और आज एज़ वी आर टॉकिंग, आज पाकिस्तान इस्लामाबाद में, यहाँ पर इस्लामाबाद में भी एक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान आपको पता है कि वॉर ऑन टेरर के दौरान जो कॉपरेशन था, वो जब अफ़गानिस्तान में तालिबान अमेरिका के साथ माहदे के बाद आ गए, तो वो जो कॉपरेशन था वो नीचे चला गया। लेकिन अमेरिका का एक दिलचस्पी रही, वो ISKP या जिसे दाइश कहते हैं, वो दिलचस्पी है। ये अमेरिका की दिलचस्पी है क्योंकि अमेरिका समझता है कि ये दाइश उसे अटैक कर सकती है। और पाकिस्तान की दिलचस्पी क्या है? पाकिस्तान की दिलचस्पी है BLA को, मजीद ब्रिगेड को, और इस जैसी जो और तंजीमें हैं, TTP हो गई, इनके ख़िलाफ़ अमेरिका कार्रवाइयाँ करे। ड्रोन, जिस तरह माजी में ड्रोन अटैक किया करते थे अमेरिका अलकायदा के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान ये चाहता है कि ये चीज़ें हों। तो मजीद ब्रिगेड की मैंने आपको बात बता दी है। इस एतबार से भी ये सिंबॉलिकली बड़ी अहमियत रखता है ये इक़दाम कि मजीद ब्रिगेड एक खुफिया सेल है जो कि छुप के काम करता है। आप सुन के आसिफ हैरान होंगे कि BLA के सरबराह बशीर ज़ैब है, उनका नाम तो सबको पता है, लेकिन जो मजीद ब्रिगेड है इसका सरबराह का नाम किसी को नहीं पता। तो खैर, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से, और अमेरिका ने
आसिफ जो एग्जेक्टिव ऑर्डर था अमेरिकी सदर का 1322, उसके तहत इसको कालादम करार दिया। और ये 1322 पता है कब आया था? जब जॉर्ज बुश जूनियर अमेरिका के सदर थे और 9/11 हुआ था, तो खुसूसी एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया गया था कि, और इसी ऑर्डर के तहत अलकायदा को के ख़िलाफ़ अहकाम जारी किए थे। और क्या अहकाम थे कि ये जो तंजीम है उस वक्त अलकायदा कि ये रख नहीं सकती, असला नहीं रख सकती, बैंक में इनके पैसे नहीं हो सकते, अगर हैं तो कन्फिस्केट करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ नहीं रख सकती। तो बाद में इसके ऊपर ओबामा ने और मुख्तलिफ अमरीकी सदूर ने इसमें अमेंडमेंट्स लेके आए अमरीकी सदूर। तो उसी अमेंडमेंट में है कि दूसरे ममालिक में अगर कोई तंजीम हो तो तब भी ये कार्रवाइयाँ हो सकती हैं और अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। तो अब पाकिस्तान की ये जो तंजीम है पाकिस्तान में एक्टिव है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। तो मेरे पास तो आसिफ यही है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तावन के हवाले से, और बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी हो रही है उस वाले से बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि बलूचिस्तान में दो चीज़ें, एक तो हो गई है आर्म्ड मुसल्लह इंसर्जेंसी जो रियासत के ख़िलाफ़ हो रही है, उसके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी जो एहतजाज हो रहा है बलूचिस्तान के अवाम का भी, जो कि विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो बिल्कुल उसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और गवर्नमेंट को उनके मसाइल हल करने चाहिए पॉलिटिकल बातचीत के जरिए। ये एजाज़ हम चाहिए वाले तो बहुत सारे हुकूमत से रखते ही रहते हैं, लेकिन अहम बात जो आपने पहले हमें बताई है कि देखें, आज से पहले बलूचिस्तान के मुकदमे में कभी अमेरिका की हमायत हमारे साथ ऐसे खुलकर सामने नहीं आई, बल्कि हमें तो ये कहा जाता था कि हम यूएन में और अमेरिका में बलूचिस्तान का केस अगर लड़ें तो आप हार जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमने ना सिर्फ ये कि इस तंजीम को दहशतगर्द करार दिलवाया जो पाकिस्तान में मुसल्लह जदोजहद कर रही है, बल्कि अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके जो स्पॉन्सर हैं, इसके जो फंड करते हैं, उन मुल्कों और उन बैरूनी ताकतों के ऊपर भी हम वो हाथ डालें जिससे उनके ये भयानक जो किरदार है बलूचिस्तान के अंदर उनका, वो सामने लाया जाए। तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी पाकिस्तान के लिए खबर है जो आपने बताई है। अच्छा, और आप ये देखें, इसका एक और आस्पेक्ट देखें कि ये जो मजीद ब्रिगेड है, आपको पता है ये सी पैक और चाइनीज़ नेशनल्स को खुसूसी तौर पे अटैक करता था। अब इसका ये डायनामिक भी देखें कि अमेरिका पाबंदी लगा रहा है मजीद ब्रिगेड के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के मुखालफ थी, नो डाउट अबाउट इट, और सी पैक के भी मुखालफ थी। तो इन मैनी वेज़ मैं तो ज़ाती तौर पे समझता होता था कि कहीं इस पे कहीं अमेरिका ही तो नहीं पीछे किसी ने कोई हाथ रखा हुआ, तो कम अज़ कम वो बात अब अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान और चाइना के वाले से भी बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है, और पाकिस्तान अमेरिका के। और इसमें अगर ये स्टेबल हो जाता है और वहाँ के लोगों का, मैं कहता हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि सियासी हल भी निकाला जाए मसले का, तो ये लार्जर फ्रेम में सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। कोई शक नहीं। आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, उन्होंने आपको पता है अमेरिका में कहा कि हमारे पास अर्थ मिनरल्स हैं और हम माला माल हैं और हम अगले 5 साल में अपने कर्जे उतार देंगे, इतना पैसा है हमारे पास अर्थ मिनरल्स का। लेकिन और अर्थ मिनरल सबसे ज़्यादा किधर है? बलूचिस्तान में में है, या फिर हमारे उधर हैं नॉर्थ में है, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर हैं। और लेकिन हम क्योंकि निकालने के लिए कैपेबल नहीं हैं और हमें उन बड़ी ताकतों ही की तरफ देखना है। लेकिन अगर हमें पाकिस्तान को, बलूचिस्तान के सूबे को उन मिनरल्स का एक बड़ा हिस्सा मिले और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क भी हो, वहाँ पे सी पैक भी चले, वहाँ ग्वादर पोर्ट भी चले, इलाके में भी खुशहाली आए, पाकिस्तान भी खुशहाल हो, तो ठीक है, इसमें एक विन विन सिचुएशन सब स्टेक होल्डर्स के लिए हो सकती है। लेकिन एक बात का जिसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मंसूबे जो हैं वो रेकोर्डिक की तर्ज के ना हों, पाकिस्तानी मफाद का, लोकल लोगों के मफाद का, बलूचिस्तान के, इसका हमें ख़ास तौर पे इसको वॉच करना पड़ेगा। अदरवाइज़ सिर्फ इस्तेहकाम के नाम पे अगर आप ये मिनरल्स लुटा देंगे तो भी पाकिस्तान का कोई मफाद इसमें हमें सर्व होता नज़र नहीं आता। आसिफ, ये बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने एक बड़ी पेशकश की है, ज़रा बताएं बैकग्राउंड क्या है और असल कहानी क्या है? पीटीआई को जो पेशकश की, मुज़ाकरात की पेशकश की है, बड़ी खबर है। लेकिन आप पहले ये बताएं ना, आप पहले उन्होंने ठीक कर लिया है कि नहीं ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं
वो दफ्तर नहीं आ रहे थे, आपकी कोई मुलाकात भी हुई है शायद उनसे? जी, ख्वाजा आसिफ कल भी दफ्तर आए थे, आज भी दफ्तर आए हैं। वैसे बड़े कम लोगों को पता है कि दफ्तर वो जा रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, पार्लियामेंट के अंदर जो उनका दफ्तर है वहाँ पर नहीं आ रहे थे। तो वो पार्लियामेंट तो वैसे ही आपका वो एक चैम्बर ही है ना? जी हाँ, वो चैम्बर है बेसिकली तो आपका आमतौर पे वो बैठते इस्लामाबाद में, अपने चैम्बर में ही बैठ के, वो पिंडी नहीं जाते होते। पिंडी में ना वजारत दिफा, इस्लामाबाद से जाना पड़ता है जी पिंडी में। वजीर दिफा तो वजारत दिफा में कम ही बैठता है ना, ऐसे ही आपको पता है। ऐसे ही है, ऐसे तो तो आज वो बैठे हुए गपशप हुई हमारी बड़ी तफसील अच्छा से। माशाल्लाह। और वो मैंने जिस तरह, वो आपको याद है कि पहले दिन में हमने कहा था कि यार ऐसी बात नहीं है जो आप ये समझ, ये यहाँ पे वो चला दिया कि इस्तीफ़ा हो गया है, वो हो गया और वो छोड़ के जा रहे हैं और वो आ नहीं रहे। दिस इज़ एक्चुअली कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ख्वाजा साहब के एक दो बयान जो फ्लोर ऑफ दी हाउस थे ना, जिसमें उन्होंने निज़ाम को हाइब्रिड भी कहा, फिर उन्होंने जो स्पीकर की सैलरी थी या चेयरमैन सेनेट की, उस पर उन्होंने कहा कि ये तो मुआशी दहशतगर्दी है, तो उससे ये तासुर मिलता था कि शायद किसी हवाले से वो नाराज़ हैं, तो उसी को शायद बढ़ा चढ़ा के। आसिफ, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये निज़ाम हाइब्रिड है, टॉक शॉक पे ये बात हुई थी। फिर बाद में किसी और जगह भी उन्होंने बात की। बात ये है आसिफ कि मैं आई रिस्पेक्ट ख्वाजा आसिफ फॉर वन रीज़न, कि ठीक है वो इक़्तिदार में होते हैं और इक़्तिदार में बड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ज़ाहिर है ये भी उसी तरह के पॉलिटिशियन हैं, इक़्तिदार में जब होते हैं तो एक पूरा धड़ा होता है, पूरी जमात होती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो है बात कह जाते हैं। आप देखें ना, ये स्पीकर वाली भी बात उन्होंने कह दी, हाइब्रिड वाली भी बात, मुश्किल बात है ना, कौन कहता है, कह गए ये। तो ये फॉर एक जो सीनियर पॉलिटिशियन होता है, उस वो बातें अपनी कह जाता है, उसे पता होता है कि ये जो आज हम कर रहे हैं ना, ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कल कोई ना कोई कहे, देखेगा हिस्ट्री, तो वो कहेगा कि नहीं, कोई एक बंदा था जो चीज़ों को रिकॉर्ड के ऊपर ला रहा था। लेकिन यार ये इसकी ख्वाजा साहब के ऊपर तो हम बड़ी बात कर सकते हैं। आप असल बात बताएं जो आप आज देखें ना, आज फिर प्रोटेस्ट हो रहा था, पीटीआई वॉकआउट करती है डेली, कोरम पॉइंट आउट करती है। तो स्पीकर ने उन्हें कहा कि बात सुने, आप बेशक कोरम पॉइंट आउट कर दीजिएगा और वॉकआउट भी कर लीजिएगा, और जो प्रोडक्शन आर्डरों की आप बात कर रहे हैं, देखें राहुल गांधी इंडिया में अरेस्ट होते हैं तो उनका प्रोडक्शन आर्डर नहीं जारी हुआ, तो ये कोई बाइंडिंग नहीं होती, ये स्वाबदीद होती है। उन्होंने कहा बात आप करते हैं कि फ़लाँ जिरगा और ये जिरगा, ये पार्लिमान जिरगा है हमारा, इसमें सारी कौम की जो नुमाइंदगियाँ मौजूद है, तो आप आएँ यहाँ बैठें। पहले भी हम बैठे हैं तो आपने हमारे से, आपकी तरफ से मुज़ाकरात जो हैं वो तअत्तुल का शिकार हुए। आप शराइत लगाते हैं और आप कहते हैं कि जी पहले फ़लाँ मामला करें, आप आएँ बैठें, बात करें, हमें बताएं, हम आपके साथ बातचीत करेंगे, बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है। ये ओपन जी फ्लोर ऑफ दी हाउस उन्होंने उनको कहा, और उन्होंने कहा हमारा जो जिरगा है ना वो ये है, ये पार्लिमान है, सेनेट है, कौमी असम्बली है, ये जो बाहर जिरगे होते हैं ये कोई जिरगे नहीं है। तो आपने अगर मामला सेटल करने हैं ना तो आप आए हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे। जवाब क्या आया? जवाब तो खैर बाहर आके उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी कि देखें वो आप तो मुलाकात ही नहीं करा सके, तो हम मुज़ाकरात आपसे क्या करें, और इस तरह की बातें की गई। लेकिन आज उन्होंने फिर एक मरतबा दावत दी कि जिस तरह पहले आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे थे, आप आएँ, हो सकता है आपके बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। अच्छा आसिफ, मैं बसद एहतराम, मैं सरदार याद सादिक ज़ाहिर एक सीनियर पॉलिटिशियन है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट द पॉलिटिशियंस हूसोएवर एंड फ्राम विच एवर पार्टी दे हेल फ्राम। मैं बसद एहतराम उनसे इख्तलाफ करता हूँ। पहली बात यह है कि सरदार साहब कहते हैं कि जी ये हमारा जिरगा है। जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं 2024 के, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, इस जिरगे के ऊपर बहुत बड़े बड़े निशान हैं सवालिया। दूसरी बात, दो आपके जो बड़े सूबे हैं, दो सूबों में एक कॉन्फ्लिक्ट है, चल रहा है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक खैबर पख्तूनख्वा है और दूसरा है बलूचिस्तान। दोनों सूबों में दो ऐसी जमातें हैं जो आपकी पार्लियामेंट में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में मंजूर पश्तीन लेड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान यकजहती कमेटी महरंग बलोच, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। अगर आप जेन्युइनली हल करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि सरदार याद सादिक की अगर आप अक्रॉस दी पार्टी लाइन रिस्पेक्ट है तो वो है, उनमें कैपेसिटी है। लेकिन आप अगर इश्यूज़ को ब्रॉड लेवल पर वाकई हल करना चाहते हैं तो सरदार याद सादिक साहब सारी जमातों से खुद इनिशिएटिव लें और बात करें, और एक ब्रॉड कमेटी बनाएं या एक ब्रॉड कमीशन बनाएं
जिसमें तमाम चीज़ों को लेके चलें और इसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी बुलाएं, उनको भी सुने और उनके साथ भी एक मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए कि किस तरीके से ये जो इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा रोल आ गया है हुकूमत के अंदर, रियासती मामलात के अंदर, वो भी काम होना चाहिए और सियासत से बाहर निकले, ताकि देखें फ़ौज ने या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसने इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के दौरान जो रोल प्ले किया, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो लोग तनकीद करते हैं, उनकी इज़्ज़त और बढ़ेगी। और ये मेरे ख्याल में इन्हें ये जो मैं ये कहूँगा कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना, ठीक है, गोंगलुओं तो मिट्टी झाड़ना, ये वो काम नहीं करना चाहिए। इन्हें जो अपने कद के बराबर की बात है वो करनी चाहिए। दिस इज व्हाट एजाज, मुझे हो सकता है सरदार याद सादिक से मुख्तलिफ हवालों से इख्तलाफ हो, जैसे अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से उठाया गया नकाब पोशों ने, और कई मामलात पे मेरा उनसे बड़ा वो होगा कि पार्लिमानी रिवायात पे वो शायद उस तरह पूरे ना उतरे हों। लेकिन जहाँ तक बात है ना मुज़ाकरात की, देखें लास्ट टाइम एक लार्जर कमेटी बन गई थी, हर पार्टी की नुमाइंदगी थी। जिन दो जमातों का आप कह रहे हैं उसमें दो मेरे एतराज़ हैं। एक तो वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है ना, पीटीएम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। बात तो सुने ना, बात तो सुने। आज हम बात कर रहे हैं ना पार्लिमान के अंदर की, जब हम उन सूबों की बात करेंगे उनको एपीसी में बुलाएं, उनको ज़रूर सुने, वो स्टेक होल्डर हैं और बड़े स्टेक होल्डर हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जब आप पार्लिमान की कमेटी बनाएंगे तो बलोचिस्तान पे बनाएंगे तो फिर तो आप उनको नुमाइंदगी स्पेशल बेशक दें। ये बात हो रही है पीटीआई और नून लीग की, ठीक है, उसमें सारी जो पार्लिमानी जमातें थी वो मौजूद थी, लार्जर कमेटी भी बन गई, पीटीआई भी उसके अंदर आ गई। पहले उन्होंने कहा जी कि खान साहब को छोड़ें ज़ुबानी जो, फिर उन्हें कहा गया लिख के दें। अब लिख के तो वो ये नहीं दे, उन्होंने कहा जी 9 मई के जितने मुल्ज़िम हैं वो पहले छोड़ें। तो फिर उसमें देखें अदालतों में मामलात थे, आप एक ऐसी शर्त लगा देते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। अदालतों से रिलीफ मिलना है किसी को, अच्छा जी आप पहले फ़लाना काम करें, तो फिर देखें शराइत के तहत बात नहीं होती। या तो आप फिर ब्लैकमेलिंग पोजीशन में हो तो आपकी शर्त कोई मान भी लेगा, आप हैं जेल के अंदर, आप जेल के अंदर हैं और अपोजिशन के अंदर हैं, तो आप शराइत के साथ बात नहीं होती। उन्हें यही कहा गया था। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ एजाज़ के मियाँ नवाज़ शरीफ उन मुज़ाकरात के हवाले से इस बात पे तैयार थे कि हमने तहरीक इंसाफ का मुकाबला सियासी मैदान में करना है, रूल्स ऑफ गेम तय करते हैं इनके साथ बैठ के, अपना टर्नओवर थोड़ा कम भी कर लेंगे, हम अपना डिलीवरेंस करते हैं, उसके बाद इलेक्शन में जाते हैं, और अगर लोग पीटीआई को लाते हैं तो आ जाए और ये भी बता दें कि देख लेते हैं ये कितना डिलीवर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पीटीआई के साथ मुकाबला सियासी मैदान में होगा। ये सियासी सोच रखने वाले लोग जानते हैं। लेकिन पीटीआई क्या कहती है, देखें इमरान खान साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, वो फील्ड मार्शल को तमाम खराबियों का जिम्मेदार ठहराते हैं और उसी सांस के आखिर में वो कहते हैं मुज़ाकरात भी करूँगा फ़ौज से। भाई अगर आपने फ़ौज से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर जाएँ फ़ौज से मुज़ाकरात करें। फ़ौज तो आपसे मुज़ाकरात नहीं करने पे तैयार, क्योंकि आप उन्हें अलर्ज करते हैं और आखिरी फ़िक्रे में आप कहते हैं मुज़ाकरात भी करने हैं। सियासतदान हैं, देखें सियासतदान आपस में मिल के बैठते हैं तो अपने लिए सियासी स्पेस पैदा करते हैं ना, आप उन्हें मानते ही नहीं हैं स्टेक होल्डर। तो अब आप हवा में हैं और बंद गली के अंदर हैं, फ़ौज को आपसे मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, सियासतदानों से आप मुज़ाकरात करते नहीं। तो जो उन्हें अयाज सादिक कह रहे हैं इसमें रास्ता निकलेगा। हमेशा सियासतदान जब बैठते हैं, जब भी सियासी घुटन होती है, चाहे किसी मार्शल लॉ के दौर में हो, देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन दो जमातों ने किया था जो एग्जाइल में थी, जिनकी लीडरशिप वो कोई पावर में तो नहीं थे, बाद में सारी जमातों ने रेटिफाई किया। लेकिन आप देखें ना उस मुआहदे का कोई असर था ना एजाज। ये बात नहीं होती कि आपके पास देने के लिए क्या है। तमाम स्टेक होल्डर, तमाम बड़ी सियासी जमातें, छोटी सियासी जमातें, वो स्टेक होल्डर हैं। उनसे आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी सीटें ज़्यादा या तुम मुझे दोगे क्या, या तुम्हारी सीटें कम है। दो एग्जाइल में बैठे हुए लीडरों ने जब COD किया और तय किया कि आइंदा हम स्टैब्लिशमेंट को कंधा नहीं देंगे, तो तीसरे फ्रीक की एंट्री की गई। तो कहने का मतलब यह है, इमरान खान साहब अपनी सोच में अगर क्लैरिटी पैदा करें तो मेरा ख्याल है उनकी जितने मसाइल हैं उनके हल की चाबी मुज़ाकरात से निकलेगी, और मुज़ाकरात उन्हें कहीं ना कहीं से शुरू करने पड़ेंगे। आई टोटली एग्री विद यू, मेरी राय है। जी मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। और बाज़ लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इख्तलाफ करते हैं। लोगों को, कम लोगों को याद है कि इमरान खान साहब ने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से उस पर दस्तखत किए थे, एक बात। बिल्कुल। और दूसरी बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी तो खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग करती रही। लेकिन आप जब बुरा वक्त आया पार्लियामेंट के ऊपर, जब 2014 में उस वक्त की फ़ौज और ISI के कहने पर इमरान खान धरना लेके आए थे,
तो उसी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के तहत पार्लियामेंट के अंदर सारी जमातें इकट्ठी हो गई, पीपल्स पार्टी इकट्ठी और हो पसपा हो गया और अटैक, वो पसपा अटैक फर्क होना हो पड़ गया। गया। ठीक है, और जो उसके मास्टर थे वो मास्टरमाइंड वो भी बाद में शर्मिंदा फिरते रहे और माफिया मांगते रहे। आज भी तो कहने का मतलब ये है कि पार्लियामान जब देखें, सियासतदान जब इकट्ठे होंगे तो अपने लिए स्पेस पैदा करेंगे ना। आप सियासतदानों को तो कहते हैं ये चोर हैं, भाई सियासतदान कौन से सियासतदान? नवाज शरीफ तो 82-83 में आए हैं, आसिफ जरदारी बेनज़ीर की शहादत के बाद एक्टिवेट हुए। आप पूरे पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है आप अपने सियासी मुखालफिन को कहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी सियासी मजबूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप अपने आप को पहले देखें कि आप कहाँ खड़े हैं, आपसे जो माजी में गलती है उन पर माफ़ी मांगें। आज की पार्लियामान के ऊपर सवाल है, 2018 की पार्लियामेंट भी RTS बिठा के आई थी, आप पहले उस पर भी माफ़ी मांगें, फिर दूसरों से माफ़ी का मुतालबा करें। आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी मुस्लिम लीग नून, RTS बैठने के बावजूद पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, आपने किस फार्मूले के तहत वहाँ हुकूमत की? एजेंसी और सब वो जिस तरीके से आज़ाद को मिला के आपने वो हुकूमत की, तो आपके लिए जो रिगिंग हुई थी वो जायज़ थी, और अब जो दूसरों के लिए हुई वो नाजायज़ है। या तो आप दोनों को नाजायज़ माने, अपने वाले पे माफ़ी मांगे और इस वाले पे आप दूसरों से कहें कि वो माफ़ी मांगे, तो ये बड़ी जस्टिफाइड बात होगी। तो और आगे जाने का रास्ता सियासतदानों के साथ है। ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाएं उतना मेरा ख्याल है उनके लिए ठीक। आसिफ, सियासतदानों से आप सीधे चलते हैं जानवरों की तरफ। यार ये देखें, नहीं मतलब मैं गलत बात नहीं की। वाइल्ड लाइफ का जो मामला है, एक तेंदुआ, हाँ हमारा बड़ा बड़ा प्यारा जानवर है, और आपको पता है तेंदुओं की तादाद भी बड़ी कम हो रही है। तो सदक भाई हमारे दोस्त हैं, हिल टॉक्स चलाते हैं एबटाबाद से, हरीपुर एबटाबाद, ये सारा हज़ारा के इलाके को कवर करते हैं। तो वो उन्होंने हमें बताया कि एक तेंदुआ पकड़ा है एबटाबाद में, जो खैबर पख्तूनख्वा का जो महकमा वाइल्ड लाइफ है उसने। तो पहले उनकी तरफ चलते हैं और फिर मैं आपसे भी बात करूँगा, क्योंकि आप इसे यहाँ पर भी कवर करते रहे। तो चलें जी तो सदक भाई की तरफ। सदक भाई बताएं क्या सूरत हाल है कि किस तरह तेंदुए को पकड़ लिया आपने? जी एजाज सैयद भाई, ये एबटाबाद के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक चीता लेपर्ड, स्नो लेपर्ड तेंदुआ रेस्क्यू किया है, जिसकी उम्र 8 साल है। ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल उम्र होती है इस जानवर की, और गलियात के जंगलात में ये पाया जाता है, एबटाबाद से लेके मरी तक और कश्मीर की जानिब भी। और बहुत से वाक़यात हो चुके हैं इस जंगली जानवर के इंसानों पर हमलों के, और उसके अलावा पालतू जानवरों पर हमले के, जिसके हवाले से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी खासा काम कर रहा है। ये जंगली तेंदुआ जो आपको मेरे पस मंज़र में दिखाई दे रहा है, इसके खाने वाले दांत टूट चुके हैं, जिसके बायस ये जंगल में शिकार नहीं कर सकता, और जिसके बायस इसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू करके अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाहिफाजत संभाल रखा है। आए रोज़ वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं गलियात के इलाके से कि ये तेंदुए इंसानों पर हमला आवर होते हैं, जंगली जानवरों पर, पालतू जानवरों पर हमला आवर होते हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि जंगलात तेज़ी से कट रहे हैं, इनकी सेंचुरीज कम होती जा रही हैं, आबादी का बेपनाह फैलाव होता जा रहा है, और जिसके बायस हमारा ये कीमती विरसा भी ख़त्म होने के करीब है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट KPK की जानिब से कोशिशें जारी हैं कि इन जंगली तेंदुओं को बचाया जा सके, ये इंसानों पर हमला आवर ना हो, इनकी खुराक का जंगलों में बंदोबस्त किया जा सके। और ये मेहमान जो हमारे पास मौजूद है और बिल्कुल तैयार है हमला करने के लिए, ये इसकी उम्र है 8 साल, और ये अब मुंतज़िर है कि इसके कोई करीब आए और ये उस पर हमला आवर हो। आप में से जो लोग इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जंगलात का रुख करें, वो भी इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि इस जंगली हयात को महफूज रखने के लिए और इनसे भी महफूज रहने के लिए आप लोग अपने इक़दामात ज़रूर करें। इस वक्त ये बिल्कुल पुरसुकून तशरीफ़ रखे हुए हैं और हमला करने के मूड में ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक हमला नहीं कर सक रहे। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। तो आसिफ, आपने सुन लिया तो सदक भाई ने बड़े तफसील से बताया। बात असल में यही है कि इंसानी आबादी जो बढ़ रही है और जंगलात कम हो रहे हैं, तो जाहिर है कि ये जो वाइल्ड लाइफ है इसको भी कोई मस्कन चाहिए। तो अब इनके अक्सर आपने देखा होगा रोड साइड पे नज़र आ जाते हैं तेंदुए, और नंबर इनका पहले तो कम हो रहा था, लेकिन मेरी ये मालूमात हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से जो इक़दामात लिए गए हैं,
तो उससे इनकी जो अफजाइश नस्ल है वो काफ़ी बेहतर हुई है, और यही वजह है कि इनकी प्रेजेंस भी अब हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, नहीं आसिफ, ये आप किस जगह की बात कर रहे हैं? ये इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं या उधर की बेसिकली बात ना देखें, ये कश्मीर के जो हमारा के जंगलात हैं, और फिर ये हमारे मारगला हिल्स से होते हुए आप ये पूरा मरी, अयूबिया और बाबूसर टॉप तक का जितना ये इलाका है, इसके अंदर ये तेंदुआ पाया जाता है, जिसको हम ये तेंदुआ इसलिए कहते हैं कि वैसे तो जो चीता होता है ना, उसके तो वो भूरे रंग की होती है ना धारियाँ का होता है, और ब्लैक धारियाँ होती हैं। ये वाइट होता है और ब्लैक डॉट्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं तेंदुआ, आइस लेपर्ड भी कहते हैं, मतलब बर्फ़ वाले। तो ये हाँ, स्नो लेपर्ड। तो ये ना हमारे इधर का लोकल स्पीशी है, कैट की एक नस्ल है लोकल, जो पहले बड़ी कम हो गई थी, और अब इसकी प्रेजेंस से फील हो रहा है कि ये बेहतर हुई है पहले से काफ़ी, और इस पर बड़ा काम हो रहा है। तो इंसानों को बस ये चाहिए कि ज़ाहिर है कि इनके उसके डीप जो इलाके हैं जहाँ पे ये होते हैं, वहाँ पे अगर आप जाएं तो फिर इस जंगली हयात का भी आपने ख्याल करना है, वरना वो तो आपका ख्याल नहीं करते। जब फिर टाकरा हो गया तो वो तो नहीं करते। लेकिन अब देखें कि इसके उन्होंने बताया कि दांत नहीं है और ये शिकार नहीं कर सकता, तो कम अज़ कम महकमे ने अब इसका बेड़ा उठाया कि चलें बाकी मादा जो इसकी ज़िंदगी के 14-15 साल, इनकी 18 साल तक भी एज होती है, तो इसकी एज अभी 8 साल है, तो मज़ीद ये काफ़ी ईयर्स जो है ये ज़िंदा रह सकता है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है उनकी वाइल्ड लाइफ का, और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से बाकी जगहों पे भी जो काम हो रहा है वो भी बड़ा अच्छा हो रहा है, जो इस्लामाबाद की वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कर रही है, इसी तरह के AJK में हो रहा है। तो मेरी ये राय है कि इसके ऊपर हमें जो है ना कलेक्टिव हमारी एक अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जैसी तसद्दुक़ भाई ने बताई। बिल्कुल ठीक बात है। तसद्दुक़ भाई का भी शुक्रिया, आसिफ आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम नाज़रीन आपने देखा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।